डॉक्टर ये बोलते हैं कि ये बीमारी 99.9% क्योरेबल नहीं है, रूमेटिक अर्थराइटिस। मैं कहता हूँ कि बीमारी 200% क्योरेबल है। आप उठ जाते हो, आपकी आंखें खुली हैं, मगर आपको बॉडी हिलाने में घंटा लग जाता है, आप दर्द से कहराते हो। जो चीज आपको चैलेंज करती है ना, वही आपको चेंज करती है। अगर आप हिम्मत नहीं हारते ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको हरा सकती, किसी में है ही नहीं इतना। पंच तत्व है, भगवान मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा में नहीं है, ये हमने प्रतिमा तो हमने बना रखी है। योग खाली योग करने से कुछ नहीं होगा, आपको वो जीवन स्तर भी वैसे ही अपनाना पड़ेगा योगी वाला, तब जाके उसका फायदा मिलेगा। Welcome to our Sport Fit viewers. This is your one-stop platform where you get all the latest from the world of sports and fitness. Today on the podcast, we have a very, very special guest who is not just an icon in sports, but also in the world of fitness. We're talking of Sangram Singh. Sangram Singh is, of course, India's a very renowned wrestler, and now he's taking a leap at the age of 39 to MMA, mixed martial arts. Thank you so much संग्राम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रिपब्लिक पॉडकास्ट पे आपका स्वागत है। और आपके नाम में संग्राम है, और जीवन के तमाम संग्राम जो हैं, बैटल जो हैं, वो आपने लड़े हैं, देखे हैं, और उस पर आपने जीत हासिल करी है। उनके बारे में हम आपसे जानेंगे, आपकी जर्नी, और साथ ही साथ आपकी फिटनेस मंत्र जो है वो सब हमारे दर्शकों के साथ आज आप साझा करें। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी जी, और मुझे आपने बुलाया, बहुत बहुत आभार जी। सर, आपको बचपन में रूमेटॉइड अर्थराइटिस हुआ। ये ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर किसी का चलना उठना बहुत दिक्कत की बात होती है। वहाँ से आप स्पोर्ट्स में जाते हैं, रेसलिंग में जाते हैं, और आज आप फिट इंडिया एम्बेसडर बन जाते हैं। ये ज़रा हमें बताएं कि ये कैसा रहा जर्नी। देखिए, क्या है कि मोस्टली मैं एक बहुत हम्बल फैमिली से आया हूँ। मेरा जन्म हुआ हरियाणा में, एक छोटा सा गांव पड़ता है हमारा मदीना, अब थोड़ा बड़ा हो गया गांव। तो जब मैं पैदा हुआ तो आम बच्चों की तुलना में थोड़ा कमज़ोर था। फिर जब मैं 3-3.5 साल का हुआ तो मुझे पैरों में दर्द स्टार्ट हो गया। फिर ये धीरे धीरे दर्द यहाँ तक आया, घुटनों तक आया, घुटनों से फिर वो आगे आया। तो फिर धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं अपने हाथ से अपना मुंह धो सकता था। फिर खाना कम हो गया, फिर स्टोव पे आ गया, फिर घर वालों ने यहाँ दिखाया, वहाँ दिखाया, इधर उधर। तो क्या था कि फिर वो जर्नी ऐसी थी कि डॉक्टर ये बोलते हैं कि ये बीमारी 99.9% क्योरेबल नहीं है, रूमेटिक अर्थराइटिस। मैं कहता हूँ कि बीमारी 200% क्योरेबल है। कोई ऐसी बीमारी है ही नहीं कि जो क्योरेबल नहीं है, या कोई ऐसी बीमारी है ही नहीं कि जो क्योरेबल नहीं है, ठीक नहीं हो सकती। बाकी वो हमारे माइंड के ऊपर है, कि हमारे रूटीन के ऊपर है। जैसे कैंसर है, शुगर है, बीपी है, टीबी है, अर्थराइटिस है, ज्वाइंटिस है, ये बीमारी नहीं होती, लाइफस्टाइल डिजीज होती है। जब हम उल्लू बनते हैं तो बीमारी ऊपर आ जाती है। उल्लू का मतलब पता है क्या होता है? रात भर जागना। फिर जब हम ठीक ठाक होते हैं तो चली जाती हैं। और आजकल के तो जो बच्चे हैं वो उल्लू ही हैं। वो कहेंगे कि जो नए बच्चे हैं, आई एम पार्टी एनिमल। फिर वो पार्टी एनिमल 40 के बाद चलते फिरते फिर केमिस्ट बन जाते हैं। 4 बजे खानी है, 7 बजे खानी है, 8 बजे खानी है। तो फिर मेरी माँ ने हार नहीं मानी। जहाँ से वो दिन में मुझे 12-13 बार मसाज करती थी, कभी तिल के तेल से, कभी मस्टर्ड ऑयल से, कभी देसी घी से, कभी आयुर्वेदिक ऑयल से। और डॉक्टर कहते कि इस बीमारी मसाज नहीं करना चाहिए। तो फिर वो उस हिसाब से नेचुरोपैथी से, आयुर्वेदा से, नॉर्मल वो करने से फिर ये थोड़ा मैं ठीक हुआ। और वहाँ पे रेसलिंग बहुत फेमस है। फिर धीरे धीरे हरियाणा में ना रेसलिंग बहुत फेमस है। मैंने गांव में मिट्टी कुश्ती देखी, पहलवानों थोड़ा घी मिल रहा, दूध मिल रहे, पैसे मिल रहे। तो मैंने सोचा काश यार मैं भी पहलवान होता, रेसलर होता। और एक रेसलर की रिस्पेक्ट बहुत है, क्योंकि क्रिकेट का बैट आता था 20-30-40 रुपए का। बैडमिंटन, टेनिस तो आज भी नहीं है वहाँ पे इतना, थोड़ा बहुत जो शहरों में बच्चे खेलते, गाँव में इतना नहीं है। और लंगोट आता था 5 रुपए का। कभी माँ ने सील दिया, कभी बहन ने सील दिया। तो एक शरीर अच्छा हो जाए, नॉर्मल अच्छा हो जाए, उसमें ऐसी जर्नी स्टार्ट की। और ये बीमारी तो मतलब मैं बता नहीं सकता, बहुत टफ थी। कि आप उठ जाते हो, आपकी आंखें खुली हैं, मगर आपको बॉडी हिलाने में घंटा लग जाता है, आप दर्द से कहराते हो। जब धूप निकलती है फिर आप नेचर कॉल के लिए कहीं जाओगे,
लकड़ी के सहारे, नॉर्मली सहारे। तो आज भी मेरे पैर की उंगलियां टेढ़ी हैं। तो डॉक्टर कहते थे कि भैया ये चीज़ है, वो चीज़ है, मगर ठीक है, जो चीज़ आपको चैलेंज करती है ना वही आपको चेंज करती है। अगर सारी चीज़ें नॉर्मल रहे ना, और मैंने एक बात और बोली थी कि बगैर पागलपन के है ना कोई प्रतिभा नहीं है। पागलपन का स्पर्श किए बिना कोई प्रतिभा हो ही नहीं सकती। और मेरी जिंदगी में जो मेरा रिजेक्शन है वही मेरा मोटिवेशन है। मैं खड़ा नहीं हो सकता था, रेसलर बना। बोल नहीं सकता था तो मोटिवेशनल स्पीकर बना। बहुत शाय था, टीवी पे आया, फिर रिजेक्ट किया गया, फिल्म करने जा रहा हूँ। तो मेरा ही मानना ये है कि जिंदगी एक है, एक अपॉर्चुनिटी है, वो आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से वो करते हैं। मैं जहां जाता था मैंने हर ताने को ताली बनाया है। वो कहते हैं ना कि तारीफें दिन बनाती और ताने जिंदगी। तो सब ऐसे मजाक उड़ाते थे सब, और खासकर रिश्तेदार हैं, दोस्तों कहते थे आई एम देयर फॉर यू, आई एम देयर फॉर यू। कोई किसी के लिए होता नहीं, वो सबसे ज्यादा मजाक उड़ाते थे। तो अब मुझे कोई क्रिटिसाइज करता है या कोई कुछ बोलता है ना, मैं उस चीज को पॉजिटिव लेता हूँ। मैं बोलता हूँ कि ये तो अपना खास आदमी है, क्योंकि आजकल इतना फास्ट जिंदगी है, फास्ट लाइफ है, किसके पास टाइम है। कोई हमारे बारे में सोच रहा, आत्ममंथन कर रहा, तो हमारा कितना खास है, तो हमें उसको तो पास रखना चाहिए। और जैसे कबीरदास साहब ने कहा कि निंदक को उसको पास रखना चाहिए, वो तो भैया साबुना काम करता है, साबुन हाथ भी धोता है, मैल भी उतारता है। तो वही है। तो वही कहते हैं कि ठोर खाकर ठाकुर बनते हैं। तो वहां से स्टार्ट किया, धीरे 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 अब जहां जहां फुटबॉल की तरह है। ये इंसान का जीवन एक फुटबॉल की तरह है कि यहाँ से लगी वहां पहुंच गई, वहां से लगी वहां पहुंच गई। कोई विरला होगा कि पहले किक में गोल में पहुंच जाते हैं, नहीं तो कई बार तो 30-30 मिनट इधर से उधर पैरों पे रहते तब जाए गोल होता है। तो लाइफ भी वही है। बाकी फिर वहां से सीखा, वहां से देखा कि भैया जिंदगी का क्या है, कि जिंदगी देने का नाम है, लेने का नाम नहीं। जीवन एक धारा की तरह है, अगर आप बेहतर है ठीक, अगर रुक गए तो सड़ जाओगे। अभी भी आपको जिंदगी काफी कुछ दे रही है, और मुझे लगता है कि आप हिटिंग 40s और आप ट्रेनिंग अभी भी कर रहे हैं, अभी भी आप फिट हैं। और अब आप MMA फाइट आपकी होने वाली कुछ ही दिनों में, और एक पाकिस्तानी ओपोनेंट है आपका, तो पूरे देश की नजरें रहने वाली, सरहद के उस पार भी इस पार भी, और एकदम ब्रॉडबस्टर मुकाबला जो है वो होने वाला है। तो कैसी तैयारी चल रही है आपकी? ये आपने सोचा कैसे कि मैं अभी भी कंटिन्यू करूंगा, ट्रेनिंग करूंगा, मार्शल आर्ट्स में जाऊंगा? वैसे हमारी एज तो देखो 40 से ऊपर ही है, क्योंकि अब गांव में जैसे पूछा मेरी माता जी से, एक बड़े रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर लगाओ या वो नंबर बताते हैं, जो नंबर मिलाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? न्यूमरोलॉजी। हाँ, न्यूमरोलॉजी। हम तो पता नहीं, क्योंकि तो उसने फोन किया, बोला मेरा गेस्ट बन के आ जाओ। मैं चला गया, उसके दोस्त है, मेरा नाम लूंगा तो फिर वो कहेगा कि भाई मेरा नाम ले दिया। तो उसने जन्म कब हुआ था, मैंने कहा भाई फोन कर लो। उसने मेरी मदर को फोन किया, माता जी को, तो कह रही थी बड़ा आसान है, बारिश आ रही थी, घर में खीर बनी थी, शाम टाइम था। तो पहले तो ऐसे ही होते थे कि भाई फसल कट रही थी या ट्रेन आ रही थी, दूसरा सीजन के साथ, तो वही होता था। तो गांव में देखता हूँ तो जो मेरे आसपास वाले हैं वो बड़े बड़े हो गए हैं, तो बच्चे बड़े बड़े हो गए, किसी की शादी हो गई, तो देखता हूँ। बाकी मैं जिंदगी में 2 ही काम करता हूँ, वर्क या वर्कआउट। अच्छा। तीसरा काम ज्यादा करता नहीं हूँ, वही है। और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। तो मैंने देखा कि अभी रेसलिंग से मुझे जुड़ने का मौका मिला था। मैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का पहला ब्रांड एम्बेसडर था 2014-15 में। तो अभी रेसलिंग बहुत फेमस थी, कुछ 2-3 साल से, मतलब पिछले साल तो बहुत फेमस रही। ब्रिजभूषण जी का हुआ, फिर जो हमारे जो रेसलर्स हैं, जो युवा रेसलर्स हैं, उनका कुछ हुआ। तो वो रेसलिंग पीछे आ रही थी। तो वो जो हो रहा था ना, वहां पे बैठे थे वो, मैं कहूंगा कि कौन सही कौन गलत है, मगर वो कुश्ती पीछे जा रही थी। किस वजह से? क्योंकि जब आप बैठते हैं कि रेसलिंग पे ऐसे एलिगेशन लगते हैं कि भैया सही पारदर्शिता नहीं हो रही, कोई मोलेस्टेशन का ये हो गया, कोई दूसरा हो गया, तो क्या होता है, वो चीज़ पीछे जाती है। कोई भी विवाद होता है, वो चीज़ आगे नहीं आती, वो विवाद से चीज़ हाईलाइट होकर पीछे जाती है। जैसे पहले कुछ मीडिया ने भी रेसलिंग को डिफरेंट लिया, पहले बोलते थे कि भैया 2 पहलवान बुला लाओ, 2 पहलवानों कर लाओ। तो क्या था कि पहलवान का अर्थ पता क्या होता है? पहलवान प्रथम, आवान माने हर चीज में। जो इंसान शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, अनुशासन रूप से प्रथम होता है, वो पहलवान होता है। विद अ पर्सन इज फिजिकली मेंटली डिसिप्लिन फर्स्ट, ही और सी इज रेसलर। तो मुझे अनुराग जी से ही मेरी बात हुई, जो हमारे खेल मंत्री थे। बाकी ये सब हुआ यार, क्या करना चाहिए,
ये वो है। अब मैं चुपचाप सुन रहा था, देख रहा था दोनों साइड, क्योंकि मैंने ब्रिजभूषण जी के साथ काम किया, ही वाज वेरी गुड। मैं क्योंकि कुश्ती के दौरान कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए मुझे उससे अच्छा प्रेसिडेंट नहीं लगा अब तक का। अच्छा। मैंने बहुत प्रेसिडेंट देखे हैं, सबका अपना अलग अलग वो था। फिर बाकी ये बच्चे हैं जैसे बजरंग है, साक्षी है, विनेश है, मेरे सामने आई, मतलब ये जिनकी मैंने ग्रोथ देखी है। तो ये छोटे भाई बहन है। तो फिर मैंने सोचा कि भाई मैं किसके लिए बोलूं, क्या बोलूं, मुझे खुद नहीं पता, मैं एमेच्योर रेसलिंग से काफी दूर हूं। तो फिर किसी ने, बहुत समझदारों ने बोला कि आपको रेसलिंग करना चाहिए, क्योंकि काफी पेरेंट्स अपनी बच्चियों को इनको रेसलिंग में डाल रहे हैं। अच्छा। मतलब वो थोड़ा सा वो कर रहे हैं कि भाई रेसलिंग इतना सेफ नहीं है या ये नहीं है। तो मौका मिला, फिर मैंने 7 साल बाद रेसलिंग किया। आप मानते रेसलिंग में प्रॉब्लम्स है? देखिए, आप पूरा नाम क्या लिखते हैं? रक्षिता मिश्रा। रक्षिता मिश्रा। देखिए रक्षिता जी, पता है क्या है कि प्रॉब्लम हर जगह और प्रॉब्लम कहीं भी नहीं है। वो कहते हैं मानो तो गंगा माँ, ना मानो तो बहता पानी। क्या होता है कि घास से कैसी हो, चश्मा हरा होना चाहिए, सब कुछ हरा हरा दिखाई देगा। तो कई प्रॉब्लम नहीं है, और कुछ ऐसी जगह है जहां पे प्रॉब्लम है। मैं ये कहूंगा कि प्रॉब्लम है या नहीं है। जब मैं एक्चुअली एमेच्योर रेसलिंग करता था ना, आज तो देखो कोई मेडल आता तो वो करोड़पति बन जाता है। हम जब, मुझे आज भी याद है, जब मैं 2005 में सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में जा रहा था, मेरे पास वीजा फी के पैसे नहीं होते थे। हम सुबह से शाम तक वीजा फी का इंतजाम करते थे। 500 रुपये आपसे मांग रहे हैं, 500 उनसे मांग रहे हैं। उस टाइम यूरोप की वीजा फीस होती थी 3,500-4 हज़ार रुपये। बाहर जाते नहीं थे। मेडल वेडल छोड़ दो, टारगेट ये होता था इंडिया रिप्रेजेंट कर लिया, नौकरी मिल जाएगी, बहुत बड़ी बात है। और किसी को इंग्लिश नहीं आती थी, कुछ नहीं आता था। अब तो कोई ओलंपिक में मेडल आए, सरकार ने भंडार खोल रखे, खजाने खोल रखे, आप 100 करोड़ का इंसान बन सकता है, कितने ही कर लो। तो फिर मैंने रेसलिंग किया, क्योंकि मुझे याद है कि सुशील मॉडर्न रेसलिंग को आगे लेके आए थे, और मैं, सुशील, योगेश्वर, हम सब एक जगह ट्रेनिंग करते थे, छत्रसाल स्टेडियम में। मैं दिल्ली पुलिस अखाड़े में से रहता था, वहां से जाता था मैं। और मैं पहला रेसलर था, मुझे मौका मिला, मैं रेसलिंग को अखाड़े से 5 स्टार लेके आया। जब मैं शो करना स्टार्ट किया, मैं टीवी करना स्टार्ट किया, पब्लिक पहचानती थी क्या किया। वो रेसलर जो बिग बॉस में आया, डांस के शो में आया, उसमें आया, क्योंकि क्रिकेट वाले तो उनके अचीवमेंट्स हम पता है, बाकी स्पोर्ट्स का नॉर्मल है। तो फिर मैंने करना स्टार्ट किया, जैसे ये मैंने किया, तो उससे बहुत वो मैच बहुत थोड़ा बड़ा हुआ, नॉर्मली हुआ। फिर मुझे वहां पता चला कि भाई MMA एक ऐसा स्पोर्ट्स है, MMA, UFC, ये सब जो वर्ल्ड का बहुत पॉपुलर स्पोर्ट्स है। इवन मेरी बहन का लड़का, भाई का लड़का। जब मैंने उनसे बात किया तो मैंने देखा कि वो MMA के हर स्टार को जानते हैं। रेसलिंग से कोई मतलब नहीं, उनके सिर्फ 2 फेमस हैं, 2 चीज को जानते हैं, फर्स्ट सोकर, सेकंड MMA। तो और मैं किसी को जानता नहीं था। फिर मौका मिला, मैंने कहा चलो इस एज में, जब आप 40s में जाके, मैंने कहा नाक वाक ये सब तो बचा लो भैया, पहले टूटा पड़ा, रेसलिंग में चोट लग गया था। फिर मैंने कोशिश किया कि मान लो इंडिया में ये कॉम्बैट स्पोर्ट्स अभी बच्चे तो कर रहे हैं काफी, मगर नामचीन कम कर रहे हैं। अगर मान लो मैं इसका जरिया बनता हूँ, मुझे मौका मिलता, तो ढेर सारे बच्चे इसमें अपना करियर बना सकते हैं, अपनी लाइफ आगे लेके जा सकते हैं। तो फिर मैंने चुना। और पहले तो समझदार थे नहीं, अब थोड़ी सी समझ आई है। तो भैया मेरा मकसद ये रहता है कि मैं एक बात सोचता हूँ कि मेरा देश महान, तो मेरा क्या योगदान। इवन आपसे 2 घंटा पहले मुझे एक बड़ी सी गुटखा कंपनी वालों ने अप्रोच किया, सिर्फ मुझे 2-3 पोस्ट डालने के 45 लाख दे रहे थे सोशल मीडिया पे। अगर मैं उनके साथ ऐड करता तो करोड़ों रुपए दे रहे थे। तो फिर मैंने उनको बड़े हम्बल तरीके से बोला कि भैया मैं तो गुटखा है या कोल्ड ड्रिंक है या तंबाकू है या वाइन है या सिगरेट है, बैटिंग है, मैं प्रमोट करता है नहीं। देखो 2 रोटी खाने जा 3 बात करे 2 से 1 पे आ जाएंगे। अब मैं ढेर सारे देखता हूँ, मैंने कोल्ड ड्रिंक ऐड तब छोड़ा था, तब अकाउंट में 920 रुपए, तब मैंने करोड़ों का ऐड छोड़ा था। अब तो फिर भी चलो 2 रोटी चल रही है। मैं है ना कभी पैसे के लिए काम नहीं करता हूँ, पैशन के लिए काम करता हूँ। अब फिल्मों में मुझे ढेर सारे रोल आते हैं नेगेटिव, सुपरस्टार के अगेंस्ट, अपोजिट या बाकी उसके। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं देखता हूँ, मैं रोल छोड़ देता हूँ, जो नेगेटिव हो या नोटेबल नहीं हो या कुछ हो। मेरा मानना ये है कि जो काम करो ना, ऐसा काम करोगे भाई, आप 10 साल बाद बैठ के देखो तो आपको प्राउड फील हो कि मैंने कुछ काम किया था। और एक सुपरस्टार है, वो वन ऑफ द क्लोज है मेरा, उसने मुझे एक स्क्रिप्ट सुनाई अपने घर पे, ऐसे ही बैठा के हम बैठे,
संग्राम यू शुड डू। मैंने कहा तो बड़ा अच्छा है। फिर मैं करता क्या है, बोला टेररिस्ट है, बच्चे उठा लेता है। तो फिर मैंने कहा कि भाई साहब मैं इस टाइम बिजी हूँ। बोला आपके अनुसार कर लेंगे। अब मैंने सोचा एक वो दंगल मैंने फिल्म छोड़ दी जिसमें आमिर खान की कुश्ती में हारना था, वो न्यूज बाहर चली गई कि फ्रंट पेज कर दिया। मैंने कहा वो तो बुरा माना है, भी बुरा मानेगा। तो मैंने उसको कहा कि मैं थोड़ा बिजी हूँ। फिर मैंने कहा कि मेरा लक्ष्य सिर्फ एक्टर बनना नहीं है, या मेरा लक्ष्य सिर्फ रेसलर बनना नहीं है, या मेरा लक्ष्य मोटिवेशनल स्पीकर या फिलंथ्रोपिस्ट बनना नहीं। मेरा लक्ष्य क्या है कि मैं किसी भी तरीके से अपने देश को आगे लेके जाऊं, वो मेरा लक्ष्य। क्या मैसेज सेंड कर रहा हूँ, क्या मैसेज सेंड कर रहा हूँ। तो मैंने उसे मजाक में लिखा कि भाई हम तो हीरो पैदा हुए तो हीरो ही मरेंगे। तो नॉर्मली, हालांकि उसने बोला कि अगर ये फिल्म करते तो आपको 10 फिल्में और मिलेंगे, कैरियर आगे जाएगा। तब मैंने बात बोली थी। तो मेरा मानना ये है कि जो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, या बिलीव है, हम जहां से आए मैं कभी काम नहीं मांगता किसी से। मैं सोचता हूँ कि जरिया पैदा करोगे, काम दो। एक रिनाउंड कास्टिंग डायरेक्टर था, उसने एक बार बोला कि भैया इसको तो एक्टिंग का पता ही नहीं, और एक्चुअली पता ही नहीं था। फिर बाद में पता चला कि ये तो सब दुकानदारी खोल के बैठे, एक्टिंग को किसी से सिखा ही नहीं सकता। एक्टिंग आपका अनुभव होता है, आपकी लाइफ होती है जो आप सीख के आए हो। मैं श्याम बेनेगल साहब के साथ कुछ करने वाला था, हमने 3 साल लगाया। एक इंडिया के फर्स्ट ओलंपिक मेडलिस्ट की बायोपिक करने वाले थे, केडी जादव साहब की। तो वो किसी कारण गई नहीं, मैंने सीखा बहुत उनसे। एक्टिंग नहीं करना, एक्टिंग होती है। किसी दूसरे की जिंदगी जियो तो आपको एक्टिंग करना पड़ता है। फिर मैंने अपनी आवाज़ पे काम किया, बाकी काम किया। अब जो मुझे वो कहते थे ना कि इसको कुछ नहीं आता, आजकल वो मुझे कहते एक सेशन कर दो, ये कर देंगे, एक सेशन कर दो। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप हिम्मत नहीं हारते ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको हरा सकती, किसी में है ही नहीं इतना। और मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि भैया ये दुनिया का इतिहास है ना, उन चंद पागलों की देन है जिनको अपने आप पे भरोसा था, और ये दुनिया उन्होंने बदली जिनको दुनिया वाले कुछ करने के लायक समझते ही नहीं थे। तो जब आपका लक्ष्य सही होता है ना, तो आपको कोई महत्व नहीं रखता भैया आलोचना, विवेचना, प्रशंसा, या कोई कुछ करे, कोई महत्व नहीं रखता। बस लक्ष्य सही होना चाहिए। काम का क्या, काम तो दिमाग भी करता है, दिन रात करता है। वो दिमाग काम करता है ना, वो काम करता है विनाश के लिए। हम भले ही थोड़ा काम करें, हमें निर्माण के लिए काम करना चाहिए, समाज के, देश के। आप ये जिस तरह से कह रहे हैं पागलपंती होती है, मैडनेस जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, देयर इज अ मेथड इन मैडनेस, ये भी कहावत है। एक उसके लिए भी एक तरीका होता है, इसके पीछे बहुत कुछ जाता है। और यहाँ पर मैं शुरू करूँगी आपसे पूछना आपकी फिटनेस पे, जो कि हमने बात करी, आपने बड़ी आसानी से कह दिया कि हिम्मत की बात करी, देश की सोचने की बात करी, लेकिन इसके पीछे क्या कुछ जाता है, किस तरह से माइंड और बॉडी को आप प्रिपेयर करते हैं इन सब चीज़ों के लिए। पहले तो मैं शुरू करूंगी, जैसे आजकल बहुत लोग कहते हैं कि डाइटिंग को लेके अलग अलग तब सबकी ओपिनियंस हैं। कोई बोलता है कीटो करो, कोई कहता है ये वाली डाइट होती है, कोई कहता है कि हाई प्रोटीन डाइट है। आपकी क्या डाइट है, आप क्या मानते हैं कैसी डाइट होनी चाहिए, किसको क्या फॉलो करना चाहिए? रक्षिता जी, मैं आपको सच बताऊं कि दुकानदार ढेर सारे बैठे हैं। वो कहते हैं ना कि कभी जो संत फकीर है वो संगमरमर के मकानों में नहीं मिलता, तो देसी की कभी बनी दुकानों पे नहीं मिलता। समझ रहे हो ना? तो क्या है, ये डाइट, वो डाइट, तीसरी डाइट, चौथी डाइट। अब मैं कैसे समझाऊं जो मेरे युवा दोस्त हैं, सब हैं, कि भैया ये शरीर है ना, नेचर से चलता है, साइंस से नहीं चलता। ये प्रोटीन, विटामिन, ये कैलोरीज लिखने वाले तो मेरे जैसे अनपढ़ आदमी होते हैं, उस पर चिपका देते हैं कि इसमें इतना हाई प्रोटीन है, ये प्रोटीन, दूसरा प्रोटीन है। आजकल ये बच्चे क्या करेंगे, मान लो कोई पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, ओ माय गॉड ये कैलोरीज 1000 कैलोरीज मैंने ले लिया। ट्रेडमिल पे जाएंगे, आई हैव बर्न 1200। अब कैसे समझाऊं कि वो उसका कोई सेंस ही नहीं है बनने का, कुछ है ही नहीं। तो जितने हैं ना सब दुकानदार बैठे हैं, किसी को हेल्थ का एच नहीं पता, सच बता रहा हूं। ट्रेनर होंगे मोस्टली, आपको 6 पैक बनाएंगे, 0 साइज कर देंगे, वेट घटा देंगे। ताकत बनाने का किसी को पता ही नहीं। ताकत बनाने के लिए साधना करनी पड़ती है। फैट टू फिट, फिट टू एथलीट। तो क्या है, जब आप ताकत बनाओगे ना तो आपका साइज भी घट जाएगा, सब कुछ कम हो जाएगा। वो एक्सरसाइज करवाओ तो उसकी। तो ये डाइट, वो डाइट मैं बताऊं, ये शरीर इतना कैपेबल है हमारा। अगर आप खुश होके सूखी रोटी प्याज भी खाओगे चबा चबा के, कसम से सारे विटामिन प्रोटीन पूरे हो जाएंगे। दुखी होगा कितना क्या है। और शरीर ना एक मशीनरी वैसी है। मान लो आप प्रोटीन लो, हाई प्रोटीन, मैं हाई प्रोटीन दूध लेता हूं, घी खाता हूं। आजकल मैं 200 ग्राम घी कंज्यूम करता हूं, 150 से 200 ग्राम मिनिमम, देसी गाय का,
सफेद गाय का, नहीं मिले तो जो घर का बना हुआ ले लेता हूँ। मैंने अभी खाना खाया, खाना ना दिन में मैक्स टू मैक्स 3 बार खाना चाहिए, मैक्स टू मैक्स। चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन है, चाहे वो आम इंसान है, चाहे दूसरा है, नहीं तो 2 टाइम खाना चाहिए। मैं 2 टाइम खाता हूँ। देखो एक आयुर्वेदा में कहावत है, 1 टाइम खाई होगी, 2 टाइम खाई होगी, 3 टाइम खाई होगी, मगर क्या है कि वो चलो चलेगा नहीं, आप 3 टाइम खा सकते हो। अब क्या होगा, एक मंडी देखी आपने, मंडी, उसमें लाला जी बैठे रहते हैं, हिसाब किताब लगाते रहते हैं, जलेबी लाना, कचौड़ी लाना, ये करना वो करना। वो 5 केजी अब बट्टा नहीं उठा सकते। एक जो मजदूर होता है ना, वो 4 दिन से मांग के लेता है, 100 केजी बोरिया उठा के डालता है। तो अगर आप ज्यादा खाओगे ना तो ये उतना ही तेजाब बनाएगा शरीर, उतना ही काम करेगा, उतना ही सब कुछ करेगा, तो ये धीरे धीरे मशीनरी डाउन हो जाएगी, एग्जॉस्ट हो जाएगा। अब बाहर का प्रोटीन आप ले लो, अब आपकी सैलरी है 5 लाख रुपए, मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, आप तो काम थोड़ी करेंगे, आप तो आराम से घूमेंगे, आराम से सोएंगे, आराम से वो करेंगे। ऐसे ही ये ऑर्गन है, अगर हमने बाहर से सब कुछ दे दिया तो भैया अंदर वाले काम करना बंद कर जाएंगे। मतलब बॉडी को ट्रेन करनी, बॉडी को अब मैं कैसे समझाऊंगे भाई इतना प्रोटीन खा ले। प्रोटीन वो होता है कि एक्सेस करो, आप एक्सेस वर्कआउट हो गया, एक्सेस ये सब हो गया, तब आप प्रोटीन खाओ। ये तो दूध पियो, गर्म दूध पियो, हल्दी डालो, घी खाओ। आज तो विदाउट डेयरी वाली, डेयरी बॉयकॉट हो रहा है, कई लोग कहते हैं डेयरी नहीं खाना है, दूध हटा दिया मैंने। अब रशिदा जी अगर ये मेरे आ जाए ना तो मैं इनके चपेट मारूं, बताओ। डेयरी ये जो नए करो, कहाँ की ताकत बनेगी? जो हमारा जलवायु है, जो भारत की जलवायु है या ये है, दूध और घी के बिना। अब बताओ दूध नहीं पिएंगे तो बताओ गाय कहाँ रहेंगी, भैंस कहाँ रहेंगी, कोई रखेगा? नहीं रखेगा। ये कहेंगे बछड़े का है, कटड़े का है, तुम ये इन पे तो वो कर रहे हो, ये बहुत लंबी बहस है। मैं वेजिटेरियन हूं, तो क्या है कि दूध पियोगे ताकत आएगी। दूध से क्या है, दूध से दही बनती है, दूध से घी बनता है, दूध से पनीर बनता है, दूध से प्रोटीन बनता है। अरे वही चीज पी लो ना, ये फालतू की वो करते रहेंगे। लेकिन ये भी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत मिलावट है, दूध इंजेक्शन वाला है। देखो दूध वाला सुनार, दूध वाला सुनार, और एक और बताया कोई चीज मैं भूल गया, ये मिलावट तो करते हैं। एक बार मेरे गांव में एक सुनार ने अपनी माँ का हार बना दिया, अपनी खुद की माँ का हार बना दिया। सोए नहीं, 3 दिन हो गए, नींद ही नहीं आए। उसकी माँ ने पूछा बेटा क्या हुआ? बोले माँ मैंने हार में खोट नहीं डाला, खोट यानी उसमें मिलावट नहीं किया। तो बोले अच्छा, तो उसने रात को ही बोले इसमें कुछ कर दे, तो उसको नींद आई। ये पानी मिला ले चल जाएगा, मगर कई बदमाश तो क्या होते हैं, सोडा मिला देते हैं, कुछ करते हैं। अब मैं देखता हूँ कुछ ये सब्जी वाले हैं, उसमें इंजेक्शन लगा देते हैं, किसी फ्रूट में लगा देते हैं। देखो उसको तो क्या है कि आपको ऑर्गेनिक को करना पड़ेगा। जैसे बहुत से कहते हैं ना, जैसे माई फैमिली डॉक्टर, भैया कि अपना फैमिली किसान ले लो, अडॉप्ट कर लो उसको, वो मेरे हिसाब से बहुत बेहतर रहेगा। तो फैमिली डॉक्टर से इन सब छुटकारा मिल जाएगा। इसका तो समाधान है नहीं। अगर सही ओरिजिनल चीजें लेनी है तो ये ज्यादा बेहतर है। और जैसे कहते हैं ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, और जो कि डिनर है सबसे लाइट होना चाहिए, इसमें आप मानते हैं? देखिए मेरा मानना है कि ब्रेकफास्ट आप हैवी करेंगे तो दिन में आपको पचाने का टाइम मिल जाता है। लंच भी अगर आप फिर ठीक करते हैं तो फिर पचाने का टाइम मिल जाता है। डिनर में क्या होता है कि डिनर स्किप नहीं करना चाहिए, हम करते हैं और जो सीधे सो जाते हैं ना, फिर वो एसिडिटी बनाएगा, आपको फैट बढ़ाएगा, बाकी चीज करेगा। डिनर करके थोड़ा सा वज्रासन में बैठो, थोड़ी देर टहलो, तो फिर वो डिनर कामयाब है। बाकी क्या है कि बात सही है, सुबह ज्यादा खाओगे तो पूरा दिन मिल गया आपको, दोपहर हो गया तो भी इन्होंने किंग कर दिया या क्वीन करो या कुछ भी करो, वो एक डिफरेंट है। मगर क्या है कि आयुर्वेदा के हिसाब से भी क्या चीज है कि जो एक ये जो भारतीय संस्कृति है ना, ये सबसे प्राचीन है और बहुत साइंटिफिक है। मुझे मौका मिला है तो गीता, बाइबल, कुरान मैंने सब पढ़ के देखा है, थोड़ा थोड़ा पढ़ा, मतलब इतना ज्ञाता नहीं हूं मैं। पहले होते थे पंडित, पंडित माने विद्वान, आजकल होते पंडित, पंडित माने मूर्ख। एक मात्रा हट गई ना, विद्वान पंडित में, पंडित माने मूर्ख हो जाता है। तो हर इंसान वो पंडित है जो आधा ज्ञान लेके फिर वो ज्ञान सेपरेट करता है। आजकल के बच्चे देखता हूँ 20-25 साल के, ये 6 पैक बनाओ, दूध नहीं पीना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए। मैं देखता हूँ कि भैया जितनी इन बच्चों की उम्र है ना, इतने तो मेरे रेसलिंग करते हो गए, मेरे 30 साल तो रेसलिंग करते हुए हो गए, 30-32 साल। तो मैं वही बात कह रहा हूँ कि भाई स्पोर्ट्स, मैं गुरुकुल में पढ़ा हूँ थोड़े दिन, मैंने बाहर के कोचेज देखे हैं, ढेर सारी ट्रेनिंग की है, ढेर सारी बीमारी देखी है लाइफ में, तो मैं निचोड़ बता रहा हूँ। जितना वहम रखोगे ना, कुछ देखो अहम का तो कुछ बीमारी का इलाज हो सकता है। जो कहते हैं कि भैया आंखों का ऑपरेशन हो सकता है, मगर जो आपका जो सोच वो हो जाए ना,
दृष्टि आप दिखा सकते हो, मगर जो आपकी जो चेंज हो जाए ना अंदर वाली, उसका क्या करोगे आप? समझ रहे हो? ये दिमाग और छाता है ना, अगर आपने नहीं खोला तो बोझ है, आप लिए घूमते रहोगे। खोल लिया तो आपको बारिश से, धूप से, सबसे बचाएंगे। तो अब कहते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो वो हमारे ऊपर है कि भैया आंखों का तो आप ऑपरेशन करवा सकते हो, नजरिए का ऑपरेशन कहां से करवाओगे, कैसे होगा? तो ऐसे ये है, इनको आधी नॉलेज पता, आधी नॉलेज में वो सब करते हैं। प्रोटीन खाना ठीक है, मगर प्रोटीन को तरीके से खाओ। मैंने कहता कि प्रोटीन खाना गलत है, तरीके से खाओ। प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, मैं कह रहा हूं कि ये बहुत नुकसानदायक चीज है। प्री वर्कआउट लेना तो मैं बताता हूँ ना, सर्दियों में गर्म पानी लो, उसमें थोड़ा सा शहद डालो, सिप सिप करके पीते रहो, वर्कआउट करते रहो। गर्म में तो एक लीटर पानी लो, उसमें 4 नींबू निचोड़ो, थोड़ा सा आपने सेंधा नमक डाला, थोड़ी सी खांड डालो या चीनी डाल लो, और नेचुरल ग्लूकोज होगा, उसको सिप सिप करके पीते रहो। प्री पोस्ट, इससे क्या बेहतर होगा? ब्लैक कॉफी ये सब, ये जो अंग्रेज तो चले गए, जाते जाते हैं ना, वो कूड़ा करके ढेर छोड़ गए। कॉफी है, सिगरेट है, शराब है, ये कहाँ की कौन सी ब्लैक व्हाइट कॉफी पीनी? तो आप एक काम करो, पानी गर्म करो, हल्दी वाली चाय पियो। हल्दी डालो, कच्ची उबालो, और उसमें गुड़ डाल लिया आपने, तो सेहत को भी लगेगी, फायदा भी देगी। ये मैं ब्लैक कॉफी नहीं पीऊं तो ये हो जाओ, माय गॉड, कॉफी पीने से दिन हो जाए। कौन सी एनर्जी, कौन से भारत के इसलिए कौन से वो करते हैं जी कॉफी पीने से? कोई मुझे पूछता ना चाय लोगे कॉफी लोगे, पता नहीं क्या कहते, बीमार थोड़ी भैया। अब डॉक्टर कहने से या डॉक्टर कहने से कि भैया ये थोड़ी कि वो हेल्दी हो जाएगा, फिट हो जाएगा। अब पता है क्या है कि आई रिस्पेक्ट ऑल डॉक्टर्स, क्योंकि वो डॉक्टर देखो जान बचाते, भगवान के समकक्ष होते हैं। हमें भी कई बार क्या होता है कि हम कहीं चले जाते हैं, हम दवा इनकी ले लेते हैं। मगर एक बात याद रखो कि जो भी चीज है, कुछ भी है, नेचर के पास इलाज है। और जैसा हम खाएंगे ना वैसा होगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसे निकलेगी वाणी, जैसी संगत वैसी रंगत। तो एक डॉक्टर होगा, वो बैठा होगा, 70 बीमारी लेके बैठा होगा, पूरा दिन फाट मारेगा, आपकी बीमारी डायग्नोस करता रहेगा। समझ रहे हो? आपको ये कभी भी बॉडी चेक करवा लो, इतनी बड़ी बॉडी, कुछ तो ऊपर नीचे मिलेगा ना। तो हर रोज अपना खून निकलवाने मत भागा करो भैया, सबको बोलता हूं, चेकअप करवाओ, चलो जरूरी है, ठीक है, बॉडी बता देगी, सिम्टम बता देंगे। देखो 6 महीने में, साल में आपने चेकअप करवाया, अच्छी बात है। हर महीने आप एक खून यार देख खड़े रहोगे, वो पाइप लगवाए रहोगे, उसमें फायदा क्या है? तो तब जरूरत हो तब करवाओ। आपने शुरू में लाइफस्टाइल की बात करी, लाइफस्टाइल डिजीज की बात करी, लेकिन आजकल सबका जो है, लड़के लड़के सबके डिफरेंट हार्मोन्स हैं, एज के हिसाब से मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है, और उस चक्कर में क्या होता है कि स्केड्यूल भी बहुत डिफरेंट है। हम लोगों को ये न्यूज़ में कभी शिफ्ट कुछ होती है, शूट कहीं है, इस पर डिपेंड करता है। तो उसमें जो आप कह रहे हैं सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम या रात को सोने से पहले, ये सब चीज़ें कभी फॉलो नहीं हो पा रही हैं। मैं आपकी सही बात, मेरा भी वही है, मैं महीने में 25 दिन ट्रैवलिंग करता हूँ। हाँ। मगर क्या है कि मैं कभी रात का खाना नहीं छोड़ता, मैं तो सारा खाना खाता हूँ, मगर वर्कआउट जरूर करता हूँ अपने लिए। अब भी समझा रहा हूँ सबको, अपने लिए 30 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा निकाल लो, नहीं तो फिर डॉक्टर के उधर टाइम निकालना पड़ेगा, बाहर वेटिंग रूम में, और पैसे भी दे के आओगे। ये शरीर की रक्षा है ना, धन से ज्यादा कीजिए, शरीर की हिफाजत धन से ज्यादा कीजिए, नहीं तो फिर है ना, धन भी आपके शरीर की हिफाजत नहीं कर पाएगा। तो भले ही टाइम है, 2 टाइम टॉयलेट जाओ, खाना उसके बाद खाना है मेन मील, नहाने से पहले खाने के बाद 1 नंबर जाओ, कभी पेट की बीमारी नहीं होगी, कभी पथरी नहीं होगी, कभी कुछ नहीं होगा। सोते हुए 1 बूंद तेल यहाँ पे डाल के सोना अभी में, आप 3 बजे सो, 4 बजे सो, कभी सरसों का, कभी नारियल का। तो क्या है कि आपके होठ नहीं फटेंगे, बाकी आपकी बॉडी में कभी भी ड्राइनेस इतना नहीं आएगा, खासकर आपकी इंटरनल बॉडी में, क्योंकि पूरा स्विच यही है। एक ने बोला कि जी ऐसे कैसे हो जाएगा, और देखो ये हाथ 90% बॉडी के सारे पार्ट यहीं पे हैं, और इस पैर में जब भी मसाज करवाओ ना, तो नीचे वाले तलवों की, इनकी मसाज करो। ये क्या है? फायर। ये क्या है? आग। ये क्या है? एयर, हवा। स्काई, आसमान। अर्थ, पृथ्वी। वाटर, नीर, जल। तो 5 तत्व है। भगवान मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा में नहीं है। ये हमने प्रतिमा तो हमने बना रखी है, प्रतिमा में भगवान नहीं है। भगवान कहाँ है? भ भूमि, ग गगन, न नीर, अ अग्नि, व वायु, अ अग्नि, न नीर। तो ये 5 तत्व मिल गए ना, तब ये भगवान बना है, इसीलिए हम भगवान कहते हैं। तो जब भी आपका हम ध्यान लगाते हैं ऐसे बैठ जाते हैं, थोड़ा सा नॉर्मल है। ज्यादा माइंड डिस्टर्ब है तो ऐसे बैठ जाओ, नाखून से नाखून मिलाओ, खाली ऐसे करने से काम नहीं होगा। जब तक आपने
आपने कोई चार्जर नहीं लगाया और वो बटन नहीं दबाया तो काम करेगा? खाली चार्जर नहीं काम नहीं करेगा। तो नाखून से नाखून ही मिलना चाहिए आपका, ज्यादा माइंड। तो कभी कोई खांसी जुकाम नॉर्मली हो जाता है या लगता है 10 मिनट ऐसे वैसे बैठ जाओ, आपकी बॉडी में है ना, मैं कह रहा हूँ विटामिन सारे पूरे हो जाएंगे, क्योंकि आपने पृथ्वी को और अग्नि को मिला दिया है। आपको खांसी जुकाम कुछ नहीं होगा। कभी पेशाब में जलन तो ऐसे बैठ गए, ये एसिडिटी होगी तो ये बैठ गए। तो सारी चीजें तो यही तो हैं। अब पहले कहाँ थोड़ी होते थे, कहते कि भैया उसकी बीमारी की दवाई तो हो जाती है, वहम की थोड़ी होगी। वहम की तो एक हुक्मान हकीम लुकमान हुए, उनके पास भी नहीं थी, तो बड़े फेमस थे एक टाइम पे। एक को बोला जी मेरे पेट में दर्द है, पेट में दर्द है, बहुत दवाई दी उसने, लास्ट में बोले भाई ये तुम्हारे पास भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप अपने दिन का शेड्यूल ठीक कर लोगे, भले ही रात को कर रहे हो, एक टाइम पसीना निकालोगे ना, अब कितना ही खराब पानी है, पानी को अगर आप गर्म कर लोगे ना तो पानी शुद्धता में आ जाएगा। दूध कहीं बाहर भी पियो, देखो मैं आज सबको बता रहा हूँ अच्छी बात, आप सबको पता नहीं होगा, दूध आप कहीं बाहर पीते हैं, दूध में कुछ मिलावट भी, उसको गर्म करवा लो, थोड़ी सी हल्दी डलवा दो, मैं कह रहा हूँ दूध शुद्धता में आ जाएगा, एंटीबायोटिक हो जाएगा। जो छोटी मोटी चीज जो डाली है ना, और मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जो कुछ दे रहे हैं ना यही कुछ मिलना है। आप किसी को खुशियां दोगे खुशियां मिलेंगी, नोम दोगे नोम यही मिलेगा। एक सुई तक लेके जा नहीं सकते, फिर कहाँ इतना भागा दौड़ी ये सब करना है, समझ रहे हो ना। तो मेरा मानना ये है कि भाई द बेस्ट लिविंग सेल्फलेस गिविंग। मैं एक बात सोचता हूँ हमेशा कि देना तो भैया सही तरीके से दो, और ज्ञान है या पैसा है या खाने का सामान है या जो भी आपके पास चीज है, वो दोगे तो बढ़ेगा घटेगा नहीं, वो देना सीखो, वो करना सीखो। अब जब जो बच्चे हैं, जो मोस्टली जैसे जो यूथ अभी टाउन में रहता है, गांव वालों को सबको शहर में आना, शहर वालों को गांव में जाना है, खुश कोई कहीं नहीं है। अब दिक्कत ये कि जहां भी चले जाओ, ऑफिस में चले गए, आप स्पोर्ट्स में जाओ, आप पॉलिटिक्स में जाओ, आप जर्नलिज्म में जाओ, आप किस एक्टिंग में जाओ, हर साथ पे उल्लू बैठा है, समझ रहे हो। कहीं ना कहीं तो एक बेवकूफ मिलेगा जरूर, वो अपनी अपनी वो करने वाला। तो क्या है, ये देश है ना, देश ये बेवकूफों से नहीं मरता है, ये ज्यादा समझदारों से मरता है। जिंदगी भी वही है, जिंदगी में हमारी बेवकूफी हमें इतना नहीं मारती जितनी हमारी ज्यादा चालाकी मारती है। क्योंकि ज्यादा समझदार होगा ना, फिर वो ज्यादा समझदारी वाली चीज करेगा, वो अपना दायित्व नहीं मानने में समझदारी दिखाएगा। ज्यादा नहीं दिखाना होता है, अपना दायित्व नहीं मानना होता है कि भाई हम यहाँ कोई मालिक थोड़ी, हम तो कस्टोडियन है। मैं इस रूम में आया, 2 दिन बाद मैं चला जाऊंगा, अपना बैग उठा के बाहर, तो बैग भी लेके जा सकते। तो ये पूरी दुनिया है, जो भी पद है, ये सब पद है ना सिर्फ संबोधन के लिए होता है। इज्जत कमाने के लिए काबिल बनना पड़ता है। तो इसीलिए मैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं या कोई रिक्शा चालक है या कोई भी है, मैं सबको समान समझता हूँ, सबका योगदान समान है। क्योंकि मैं तो बहुत खुददार आदमी हूँ, अपनी वहां से उठा हूँ, यहाँ तक आया हूँ, आगे गया हूँ। मैं, मेरे लिए कोई पार्टी महत्व नहीं रखती, मेरे लिए कोई नेता महत्व नहीं रखता, मेरे लिए मेरा देश महत्व रखता है। जो मेरे देश के साथ जाता है मैं उसके साथ जाता हूँ, जो देश का सोचता हूँ मैं उसके लिए सोचता हूँ। कुछ नहीं चाहिए। और जो एक बात बताऊं, जो देश को चाहेगा ना कुछ नहीं चाहेगा। छोड़ दो कि भाई, पहले जब मैं इंटरटेनमेंट में आया तो कई रेसलर कहते थे तो भैया वो इंटरटेनमेंट वाला रेसलर है नॉर्मली। आज उन सबके बच्चे मेरे फैन हैं, वो सब छोड़ गए हैं, उनके बच्चों के साथ रेसलिंग करता हूँ या नॉर्मली चीजें करता हूँ। बात ये नहीं, चैंपियन वो नहीं होता जो मेडल जीत गया, ट्रॉफी जीत गया, फर्स्ट आया किसी फील्ड में टॉप कर लिया। चैंपियन होता जो लगातार कोशिश करता है, कोई भी फील्ड है। तो फिटनेस का कोई ये नहीं है कि भाई 20 दिन में करे, 30 दिन में करे, 40 दिन में करे। ये एक जर्नी है, जर्नी को आपको हर रोज स्टार्ट करना है, हर रोज अपने अनुसार लेके जाना है, धीरे धीरे इसको एंजॉय करना। मैं वर्कआउट एंजॉय करता हूँ, मैं अच्छा खाना एंजॉय करता हूँ, मैं अकेला रहता हूँ। आप देखोगे मेरे एक सूटकेस, उसमें किताब मिलेगा या बाकी चीजें मिलेंगी। मैं फ्लाइट में हूं तो मैं वर्कआउट करूंगा। जैसे आजकल मौका मिलता है बिजनेस क्लास में जाओ भैया, किसी में भी जाओ, तो बाहर वाले सोचते हैं इसका पेट खराब है। मैं टॉयलेट में जाके डिप्स मारता हूँ 400-500 खड़ा होके, समझ रहे, खड़ा होके वो आदमी रखता हूँ। तो क्या है कि हमने फैशन में बना रखा है। अब कोई आदमी स्मोक या ड्रिंक करेगा, लाइफ एंजॉय कर रहा है, कोई वहां पे डिप्स मारेगा, पागल हो गया है। तो हमने वो सोच गलत कर रखी है, और अंग्रेजों ने बड़ी हमें बहुत तोड़ा है। क्यों तोड़ा है? आज की जो शिक्षा पद्धति है वो बहुत खराब है। अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति, हमारी जो शिक्षा पद्धति थी वो बहुत साइंटिफिक थी। अब आज मुझे याद है, मेरे दादा परदादा कल मेरी माँ कह रही थी भैया ये चिड़िया है ना, चिड़िया गोरैया चिड़िया थी, वो लौट रही है तो कल बारिश आएगी। ये ऐसे हवा इधर उड़ रही है। तो साइंस पहुंची आज तक हमारी यहाँ पे, और बारिश आ गई।
आज सुबह निकला तो बारिश थी। हाँ। तो वो देख के बता देते थे कि भाई बादल ये हो रहे हैं तो ये बरसेंगे। हाँ, ये सब हो गए। तो आजकल काम पहुंचे। मौसम विभाग बताता है कि आज बारिश नहीं होगी, समझो आराम से जाओ भाई आज बारिश होगी। बारिश बता रहा है तो भाई बारिश नहीं होगी, समझ रहे हो। तो हमने वो साइंस डेवलप नहीं की है, या उसको अभी भी इज्जत नहीं दे पाते हैं, सीरियसली नहीं लेते हैं। देखो याद रखो, वी मैच्योर विद डैमेज नॉट एज। जब तक आपका अनुभव नहीं होगा, बाकी चीजें नहीं होंगी। आजकल स्कूलों में क्या पढ़ाते हैं, कॉलेजों में क्या पढ़ाते हैं, त्रिकोण, समकोण, षटकोण। जो जिंदगी का दृष्टिकोण को पढ़ाता ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि क्या है। तो मैं इसीलिए हर जगह बोलता हूँ कि अपने बच्चों को परवरिश दो, पालो मत। इंडिया में 98% लोग अपने बच्चों को पालते हैं, सिर्फ 2% परवरिश करते हैं। कुत्ता अपने बच्चों को पालता है, शेर परवरिश करता है। इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है, सोशल मीडिया पे जब जाएंगे, पालना और परवरिश में क्या फर्क होता है। वो माता पिता उन्हें काम करते रहेंगे, नॉर्मली करते रहेंगे, वो बाई बच्चों को पालेगी। और माता पिता और टीचर, शिक्षक, ये है ना बहुत क्रूशल होते हैं। इन्हीं कोख में परलय और निर्माण दोनों पलते हैं। अगर उन्होंने सही तरीके से किया, अब मान लो कि इंजीनियर खराब निकला, कितने आदमी 50 आदमी मार जाएगा टाइम से पहले। पुल गलत बनाया, गाड़ियां गिरी 5-7 तो 50 चले गए। डॉक्टर खराब निकला तो भैया 50 को पहले पहुंचा देगा, इंजेक्शन लगा देगा, दवाई दे देगा। आजकल तो डॉक्टर वो यहाँ रोग नहीं है, रोग ही नहीं काफी। तो मगर एक शिक्षक गलत निकला ना तो देश की नींव हिला जाएगा। एक बच्चा भी उसने गलत तैयार कर दिया, पता नहीं वो कितने गलत तैयार करेगा। ऐसे ही माता पिता है, अगर वो सही पालन पोषण नहीं किया ना तो देश की नींव हिला रहे हैं। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो उनको सही होना चाहिए। बात पैसे की नहीं होती। अब पैसा तो ऐसे, पैसे से आप अपना वर्क एथिक्स या पैसे से देश में प्रगति या पैसे से वो नहीं नाप सकते। एक जूता 20,000 का पहनो, पैरों में रहेगा, बिंदी 1 रुपए की माथे पे रहेगी। तो ये तो टीचर है, माता पिता बिंदी है, वो तो माथे पे रहेंगे। बाकी जो ये सब फालतू चीजें ना जो हमें ढेर सारे ये सब करते हैं। अब आजकल दिक्कत क्या है कि वो लोग प्रवचन देते हैं जिन्हें प्रवचन पता ही नहीं है क्या। वो लोग हेल्थ की बात करते हैं जिनको पता ही नहीं कि हेल्थ है क्या। वो लोग इतिहास बताते हैं जिनको पता नहीं कि हिस्ट्री क्या थी। हिस्ट्री हमारे, ये हिस्ट्री नहीं है, मैंने हिस्ट्री से एमए किया है। मैं यहाँ की अंग्रेजों ने लिखवा दी, मुगलों ने लिखवा दी, दूसरे ने लिखवा दी, तीसरे ने लिखवा दी। एक्चुअली इतिहास तो आज तक हम ढूंढ ही रहे हैं। हमारी कितनी किताबें जला दी थी वहां पे नालंदा में। तो क्या है कि इतिहास में पुराना और नया मिला के देखता हूँ। मेरे घर में जैसे मैं बहुत शाकाहारी, जो मेरे बड़े भाई हैं वो पूरे गांव में सबको हाथ पैर ठीक करना, उनको देख के मैंने रेसलिंग स्टार्ट किया था। पूरे गांव में किसी कोई बीमारी हो वो नेचुरल तरीके से ठीक करते हैं। किसी से कोई पैसा नहीं लेते, कोई चीज नहीं करते। अखाड़ा चलाते हैं, अध्यापक हैं, पढ़ा के भी आते हैं, सारी चीज करते हैं। तो उनकी लाइफ स्टाइल देखिए, मैं 3-4 दिन रहा। 9:30 बजे सो जाएगा, 9-9:30 बजे गायत्री मंत्र का उच्चारण करके सोएगा, उच्चारण से उठेगा और 1 मिनट में नींद आ जाती है उनको। 3:30 बजे उठ जाते हैं। तो कहते हैं ये पैर वैसा होता है। मतलब वो कहते हैं ना कि अब गांव में अगर 5 बजे नहीं उठे तो ऐसा लगता था वैसे पाप कर दिया। तो वो उनका लाइफ स्टाइल है, उनकी लाइफ है, हमारे से कहीं ज्यादा अहमियत है, कहीं ज्यादा कीमती है। तो हमें क्या है कि फिटनेस का पहला पैमाना क्या है कि हमें हमारा रूटीन ठीक करना पड़ेगा, हमारी डाइट ठीक करनी पड़ेगी। तो आजकल ये हो रहा है ना, लाइफस्टाइल से बहुत चीज़ें हो रही हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं, या फिर मैनेज नहीं कर पा रहे अपने आप को, या बहुत चीज़ें हो रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, यंग ओल्ड सबको। तो उस चक्कर में एडिक्शंस भी बढ़ जाते हैं। एडिक्शंस सिर्फ सब्सटेंस या ये मतलब जैसे आप कहते हैं ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, पार्टी वाली ही नहीं, जैसे कि शुगर एडिक्शन, किसी को क्रेविंग्स होती हैं, बहुत लोगों को क्रेविंग होती है। कंफर्ट फूड है, मुझे मेरा डिप्रेशन है, मैंने पिज्ज़ा मंगा लिया, मुझे अच्छा लगा, मैंने चॉकलेट खा लिया, मुझे अच्छा फील हो रहा है। तो वो कैसे मैनेज कर सकता है आजकल? देखिए, अगर मान लो कोई स्मोकिंग वाला हो, कहता मुझे स्मोकिंग करने में बहुत तलब लगती है, वो चने रखे, चने के साथ थोड़ी सौंफ रखे। अच्छा, जब भी तलब लगे थोड़े से वो खा लो। जो मीठा खाना है, मैं बहुत मीठा खाता हूँ, मैं 40 रसगुल्ले खाता था, अब भी खाता हूँ मैं। वेट कम करो या ज्यादा करो तो जगरी रखो या खांड रखो, जो देसी जो शुद्ध वो होती है उसका बनाओ, कोई मीठा पकवान खाओ। अच्छा खाना तो घी का खाओ, बना हुआ, घी का भी नुकसान नहीं करेगा। तो ये इन चीजों का सब्स्टिट्यूट है, वो सब्स्टिट्यूट निकाल लो। चॉकलेट खाना है, चॉकलेट है ना बहुत खराब उस चीज से बनती है। अब ऐड वैसे कर दिया कि भैया चॉकलेट गिफ्ट करो, वो करो। अब जो बच्चे हैं, जो ढेर सारे जो नए जो यंग बच्चे आते हैं, उनमें प्यार मोहब्बत के दिन आते हैं, वो फूल तोड़ते हैं, अपना टाइम वो लगाते हैं कि भाई चांद तोड़ दो, तारे तोड़ दो। मैं बच्चों को समझाता हूँ कि भाई अगर
फूल देने से मोहब्बत होती तो माली पूरे शहर का महबूब होता, क्योंकि फूल तो वही लेके आता गुलाब तो। और फिर लव मैरिज कर लेते हैं, फिर डिवोर्स हो जाता है थोड़े दिन में। वो फिर कंकड़ निकलते हैं दाल में, मैं बेटा सारे कंकड़ वही थे जो पानी फेंके थे ना दोनों मिलके। तो उनको कैसे समझाऊं मैं? तो क्या है कि वो हमने सारी चीज उल्टी बना रखी, तो सब सब्स्टिट्यूट्स का चेंज कर लो। और 1000 लड़के 1000 लड़कियां, चाहे कितने शादी कर लो, कितना डेटिंग कर लो, कितना कुछ कर लो, सब एक जैसे ही है। रिस्पेक्ट ईच अदर, रिस्पेक्ट योर रिलेशन, रिस्पेक्ट योर इमोशंस। बाकी कहते जी वो ठीक नहीं है और वो दूसरा ठीक नहीं है, तीसरा ठीक नहीं है। देखो 2 बर्तन होंगे, आवाज तो आएगी। देखो झगड़ा तो होगा, कहीं भी आप चले जाओ, कुछ हो, चाहे वो तो किसी का भी हो, मगर क्या है कि फिर वो चीजें नॉर्मली हो जाएंगी। अब कई जगह मनमानी हो जाती है, तो मनमानी की तो तीनों गए, धर्म, दान और वंश। नहीं भरोसा तो देख लो भैया, रावण, कौरव, कंस। तो क्या है कि जब हम मनमानी करते हैं ना, तो हमारी सारी चीजें चली जाती हैं, चाहे रिश्तों में है, चाहे वो जिंदगी में है, चाहे वो बाकी उसमें है। और फिर भी अगर अभिमानी करते, मनमानी नहीं करते, तो भैया ये हाल देखो, रावण था कितना बड़ा था, कौरव थे 100 थे, राजा थे, कंस था राजा था। तो क्या है कि जब हम मनमानी और अभिमानी करते हैं ना, तो सारी चीज खो देते हैं, चाहे वो रिश्ता है, चाहे वो कोई बिजनेस है आपका, चाहे जॉब है, चाहे कुछ है। अब कई उल्लू ऐसे होते हैं जो अधिकारी होते हैं किसी पोस्ट पे, वो सोचते हैं कि हम हैं तो ये सब कुछ है, हम हैं तो ठीक है, हमारा नजरिया तो ये है, हमारा उसका तो वो ठीक है। एक्चुअली वो एक फाइल नहीं बना सकते। हर चीज एक टीम से बनती है, टीम वर्क होता है, तब जाके बनती है। चाहे खिलाड़ी बनाना हो, चाहे जर्नलिज्म में जाना हो, चाहे स्पोर्ट्स में जाना हो, चाहे पॉलिटिक्स में जाना हो, किसी में जाना हो, तो उसमें बनता है। तो मेरा मानना ये है कि एक जुट के रहोगे तो भैया आगे बढ़ जाओगे। तो जैसे आपने बोला कि हमारी जो है पढ़ाई की, हमारे बहुत रिच कल्चर रहा है जो उस तरह से पढ़ाई नहीं करे, उसमें से एक और एडिशन है वो योगा है। तो अभी भी ये डिबेट रहती है, जैसे मैं किसी को बोलूं कि योगा करना है या जिम करना है। योग होता है, योग, ये योगा तो उन्होंने बना दिया जो, हाँ वो तो जो वो बना लगा, योग का मतलब है जोड़ना। हाँ। जब आप योग करेंगे तो शरीर के अंगों को जोड़ेंगे, सांसों को जोड़ेंगे। जी। अब जिम क्या है? जिम एक सब्स्टिट्यूट है। जिम में आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हो, मैं करता हूँ 20 केजी 30 केजी में भी कर लेता हूँ, उससे आपकी हड्डियां ठीक रहती है। मगर बगैर योग के तो आपके चेहरे पे चमक, आप फिट तो हो जाओगे जिम से, स्वस्थ आप योग से ही होगे। अच्छा। कहते हैं ना कि भैया वो मेरी माँ जैसी है, मगर माँ तो नहीं है ना। समझ रहे हो? माँ और मौसी फर्क तो है ना, माँ तो माँ ही है। तो योग क्या है कि योग बॉडी को फिट तो करेगा, मतलब जिम बॉडी को फिट तो करेगा, शायद मजबूती बनाएगा, मगर स्वस्थ आपको योग ही बनाएगा। तो जो स्टार्ट तो वही है भैया, बाकी तो बाकी चीज। बहुत लोग इसको कम आंकते हैं, बोलते हैं कि इससे कैसे वेट होगा, इसका क्या मतलब, तो बस स्ट्रेचिंग है, बस कुछ उनको लगता है कि बस एक पोज होते हैं बस। और ये अब जो 200 केजी बेंच प्रेस मारता है अपने शरीर को नहीं उठा सकता हाथों पे, तो फिर कहाँ ताकतवर है? कमजोर है। अपने हाथों पे चलो, बॉडी वेट ज्यादा करता हूँ, मैं सारी चीज करता हूँ, बॉडी वेट ज्यादा करता हूँ, मैं लटकता हूँ, कूदता हूँ, क्योंकि जो हमारे पूर्वज पहले बंदर ही थे, मैं कोशिश करता हूँ उनको फॉलो करने की। तो हाथों पे इस पे करता हूँ, मैं योग करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, तो मैं ठीक हूँ, फिट हूँ। अगर मैं वो नहीं करूंगा तो कहाँ फिट हूँ? अब 40 की जो मैं एमएमए कर रहा हूँ वो 18-20 साल के यंगस्टर का स्पोर्ट्स है। अब जिससे मैं खेलूंगा कितने 20-22-25 साल लड़का होगा, तो मैं तो 40 का हूँ। मैं हर नई चीज को लुक फॉरवर्ड करता हूँ कि भैया दो, और ये मेरा ये खेलना जीतने हारने के लिए नहीं, उन सब बच्चों के लिए है जिनकी आंखों में खेल का सपना है, कि मैं किसी भी तरीके से उनको इंस्पायर कर पाऊँ कि भैया उनकी फिटनेस के लिए, उनकी जिंदगी के लिए, उनकी बाकी चीजों के लिए। एक बच्चा जो कभी खड़ा ही नहीं हो सकता था, जो फिट इंडिया आइकन है, चल नहीं सकता। तो मेरा मानना ये है कि जीवन रुकने का काम नहीं है, करते रहो। और आप जैसे योगा के बहुत तरीके, हॉट योगा, ये योगा, वो योगा, हाई इंटेंसिटी योगा, इसमें आप क्या कहते हो? योग आसन तो सिर्फ 5 आती है, बाकी तो फिर देखो वो शहरियों के हिसाब से, बाकी के हिसाब से फिर सब बना लेते ढेर सारे आसन, और फिर ढेर सारी फिर वो वैसे हो जाए, रैपर हो जाता है। जैसे एक जूता अगर रोड पे पड़ा है तो वो मान लो 100-200 रुपए का, 500 का होगा, शोरूम में चला गया तो वही 5,000 रुपए का हो जाएगा। तो आसन तो 5 आते हैं, बाकी फिर कोई हॉट है, कोई दूसरा है, कोई कूल है, फिर सब मार्केटिंग है, दुकानदारी है। योग खाली योग करने से कुछ नहीं होगा आपको,
वो जीवन स्तर भी वैसे ही अपनाना पड़ेगा योगी वाला, तब जाके उसका फायदा मिलेगा। ये नहीं आप यहाँ योग कर रहे हो, शाम को पैग मार रहे हो, तो योग कितना काम करेगा आपको। पूरा होलिस्टिक अप्रोच रखनी पड़ेगी आपको, तब जाके होगा। नहीं तो अब देखो आजकल योग ही हमें, देखो मैं सबके लिए अच्छा योग करता हूँ, अच्छी बात है योग कर रहे हो आप, कुछ कर रहे हो, मगर अगर वो जिंदगी भी अपना लिया तो फायदा हो जाएगा। जैसे अब जैसे एक और चीज़ है, जिम में भी लोग कहते हैं कि मैं कार्डियो ज़्यादा करूंगा, वेट ट्रेनिंग से कुछ नहीं होगा। लड़कियां कहती है वेट ट्रेनिंग करने से मेरे मसल आ जाएंगे, आदमी वैसी बॉडी हो जाएगी। ये जिम में जो है वेट ट्रेनिंग वर्सेस कार्डियो, उसको भी लेके बहुत ज़्यादा अलग अलग थ्योरीज रोज़ हम पढ़ते हैं सोशल मीडिया पे भी। आपका क्या मानना है इस पर? एक शरीर को मजबूत बनाना है तो आपको कार्डियो भी करना पड़ेगा, आपको वेट ट्रेनिंग भी करना पड़ेगा, आपको योग भी करना पड़ेगा, आपको संपूर्ण करना पड़ेगा। बशर्ते ये नहीं है कि भाई आप करोगे तो मसल्स आएंगे नहीं। वो तरीका होता है वेट ट्रेनिंग करने का, हर तरीका करने का। आप स्पेशली मसल्स के लिए करोगे तो मसल्स ही आएंगे। बाकी हर चीज करने का तरीका होता है। मैं बताने कि प्रोटीन खाने का भी तरीका होता है, मल्टीविटामिन खाने का भी तरीका होता है कि किस टाइम खाएं, कैसे खाएं, कितना वर्कआउट करे वो खाएं, पानी कैसे पिए, खाना कैसे खाएं। अब देखो पानी बहुत अच्छा है, पानी पीने के बिना वो सब कुछ है, मगर पानी गलत टाइम पे पिया जाए तो जहर है। दूध बहुत अच्छा है, दूध गलत टाइम पे पिया जाए जहर है। खाना बहुत अच्छा है, खाना ज्यादा खाया जाए जहर है। तो मैंने सब पे वीडियो बना रखे हैं सोशल मीडिया पे बच्चों के लिए कि पहले मैं यूट्यूब पे एक्टिव था नहीं, अब थोड़े से हम एक्टिव हुए हैं। तो क्या है कि सोशल मीडिया पे की चीजें कब कौन सी क्या चीज हो, ठीक है। जब घर में शादी ब्याह हो रहा होगा, आप किसी को गाली दोगे ना वो भी अच्छा लगेगा। कि झगड़ा हो रहा होगा ना, किसी को प्रवचन दोगे ना, कहीं आ जाते हैं यार, पता नहीं क्या क्या बात करते हैं। तो ये सारी चीजें वही है, टाइम के अनुसार, समय के अनुसार महत्व है हर चीज का, कब क्या क्या चीज होनी चाहिए। जैसे कुछ लोग अब जैसे आपने बोला प्रोटीन खाने का तरीका, एक होता है पानी कब पीने का। अब बोलते हैं कि 10 ग्लास भी पीने हैं। क्या ये बॉडी पर डिपेंड करता है सबको ही, आपको लगता है कि? देखिए जी, प्यास लगे तब पानी पियो। खाना खाने से आधा घंटा पहले और खाना खाने के 1 घंटा बाद पानी नहीं पीना चाहिए, वो आपके लिए फायदेमंद है। नहाने से पहले खाने बाद 1 नंबर जाना चाहिए। जरूरी नहीं 10 गिलास पानी पीना। सुबह उठते हो तो कोशिश करोगे 1 लीटर पानी पी लो, थोड़ा गुनगुना पानी 1 लीटर पी लो। ऐसे दिन में जब आपको लगे कि भाई नॉर्मली चीज है, कभी भी पानी बाकी सुबह के अलावा 200 ग्राम से ज्यादा एक दिन में पानी नहीं पीना चाहिए, 250 ग्राम से ज्यादा, और फायदा नहीं देगा, नुकसान देगा। और एक और ये और पानी और खाना बैठ के, हाँ साथ में तो नहीं खाना नहीं, पानी और खाना बैठ के पीना चाहिए। बैठ के खाओ, बैठ के। एक होता है राइस और रोटी साथ में खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, इसको लेके बड़ा एक वो रहता है। बिल्कुल साथ में खाओ। मैंने एक वीडियो बना था जिसमें मैं घी में शहद डाल रहा था। अच्छा। क्योंकि उन्हें सलाह दी घी और शहद तो जहर बन जाएंगे। अगर सेम मात्रा में डालो और मिला के लो तो जहर बनेंगे। अगर तीसरी चीज के साथ आपने मिला दिया, थोड़ी मात्रा ऊपर नीचे रखी, तो अमृत है। पंचामृत में भी डालते हैं जैसे, तो अमृत का काम करेंगे। तो क्या है कि वो सबका होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पता नहीं ढेर सारों को। अब आप इतनी सारी चीजें बोल रहे हैं, तो आप बताइए कि आपने स्केड्यूल, जैसे आप ट्रैवल करते हैं, आपने बताया महीने 25 दिन, तो ऐसी कौन सी चीजें जो आप बिल्कुल ही छोड़ते जाए किसी भी कोने में दुनिया के? जी, मैं चाय कॉफी बिल्कुल नहीं पीता, नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाता, अंडे बिल्कुल नहीं खाता, मांस मदिरा कोल्ड ड्रिंक दूर की बात है, बिल्कुल छूता भी नहीं। मैं अपने साथ में अपना देसी घी, अपना शहद, अपना गुड़, अपनी हल्दी, अपना नमक लेके चलता हूँ। तो ये सारी चीज मैं कहीं भी जाऊं लेके चलूंगा। अब मैं बाहर जाऊंगा तो जो हमारा फिजियो, मैंने उसको पहले ही बोल दिया, गाय का घी लेके आना देसी। मेरे पास भैंस का मेरी माता जी ने दे दिया, मैं गाय खाता हूँ। और साथ में भैया खांड लेके आना। तो मैं सारी चीजें वो करता हूँ। वर्कआउट करूंगा। अब इसके बाद अब हम जैसे रश हो रहा है, लेट हो रहे हैं, तो एक दो प्रोग्राम हो रहा है, उसके बाद रात को आगे फिर वर्कआउट करूंगा। अच्छा। सुबह फिर वर्कआउट करूंगा। तो मेरा मानना वही है कि भाई रिफाइंड शुगर आप नहीं लेते हैं? देखो जी, आजकल बोलते हैं कि मीठा मत खाओ, मीठा नहीं खाओगे ना स्किन खराब हो जाएगी, स्किन क्वालिटी, ताकत रहेगी। नहीं खाएंगे तो? मीठा नहीं खाएंगे, ताकत ही नहीं रहेगी। आप कह रहे हैं कि शुगर से एजिंग हो रही है। ये भगवान, ये कौन से लेके आना, कौन सा जवान है मेरा हाथ पकड़ा उसको, मेरा अगर हाथ छुड़ा ले तो बहुत थ्योरीज होती है, एक नहीं है। ये सब है ना, ये अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। मीठा खाओ, मीठा खाने से ताकत आएगी शरीर में, स्किन चमकेगी। मेरी क्वालिटी कितनी अच्छी है। मैं शुगर बहुत से ज्यादा खाता हूँ, लड्डू खाता हूँ 10-10। मगर मीठे में खाओ, जगरी खाओ, मिश्री खाओ, खांड खाओ, ये मीठा लो, शहद खाओ, तो ये लो अच्छे स्रोत से। मैं ये खाता हूँ बहुत। अब भी लड्डू बनवाए, खांड डाल रखी है। मीठा छोड़ दे तो ताकत ही नहीं रहेगी आप में, फायदा क्या है? जो इंसान होगा उसका टेस्टोस्टेरोन चला जाएगा। औरत माँ बनने की क्षमता, बच्चे पैदा करने की क्षमता औरत में कम हो जाएगी। मीठा नहीं खाएगी तो क्या है कि ताकत नहीं रहेगी शरीर में। ताकत नहीं रहेगी तो फिर कहां से वो एक क्वालिटी, बाकी क्वालिटी कहां से मजबूत होगा?
सॉल्ट को लेकर भी है, जैसे कि हिमालयन सॉल्ट लें कि पिंक सॉल्ट लें कि अब मैंने एक सॉल्ट देखा, हाँ उस पे लिखा हुआ 25 लाख साल पुराने हिमालय का नमक। हाँ मैं बड़ा प्रभावित हो गया भाई। उसके उल्टी साइड देखता हूँ कि एक्सपायरी डेट 23 जुलाई 2024। मतलब 25 लाख साल पुराना हिमालय और ये इतने एक्सपायर कर रहे हैं। तो बोल समझ रहे हो, दुकानदारी है ये सब। हाँ, जो भी दिल मिले टाटा नमक खाओ, दूसरा नमक खाओ, सॉरी ये काट देना, जो भी दिल मिले कोई भी नमक खाओ। हाँ बाकी सेंधा नमक और मिल जाए तो अच्छी बात है, पिंक सॉल्ट मिल जाए अच्छी बात है। गांव में हम सीधा नमक खा के आ गए। ये सब वहम की बात है कि ये खाओगे ताकतवर बनोगे। आप अपने शेड्यूल से, अपने एक्सरसाइज से, अपने खाने से वो ताकतवर बनाएगा। ये नमक और चीनी अच्छा खाओगे तो अच्छी बात है। बहुत से बोला कि भाई आजकल है ना गेहूं नहीं खाना है, ये नहीं खाना, व्हीट ग्लूटेन छोड़ दो, ये सब फालतू। ये अमेरिका यूरो का कल्चर हम अपना रहे हैं। यहाँ पे हम बचपन से गेहूं की रोटी खाते हुए आए, मिलेट खाते हुए आए हैं। ये सब खाओ। कोई आईसीयू में एडमिट है, वो फल फ्रूट खाएगा, अगर उसने रोटी एक टुकड़ा खा लिया ना तो उसकी जान बच जाएगी। तो भैया कभी भी मत छोड़ो। रात को रोटी खाने से उम्र लंबी होती है। अच्छा रात को? हाँ मैं खा के सोता हूँ, 1 घंटा बाद सो जाओ। अगर रात को खाली पेट सोए फास्टिंग करके 3 में चक्कर आ जाएंगे, गिर जाएंगे ऐसे। ज्यादा फैट बढ़ता है भूखे रहने से, बॉडी पे जल्दी स्टोर करेंगे उसको बाद में। तो आप जिस तरह से आप ट्रेनिंग का बता रहे हैं, अपने ट्रैवलिंग का बता रहे हैं, सब कुछ आप छोड़ते नहीं अपनी वर्कआउट, जहाँ भी हो जैसे भी हो, लेकिन साथ ही में घर का माहौल भी वैसा होना चाहिए। आपकी वाइफ वो एक्टर है, चूँकि उन्होंने लाइफस्टाइल डिफरेंट देखा है मुंबई में, अब वो आपके साथ रहती हैं तो कैसे एडजस्ट कर पाती हैं ये देसी तरीका खाने का, वर्कआउट का? अब क्या है कि मैं जितना योगा नहीं करता जितना योगा वो करते हैं। अच्छा। अब वो अपनी वापसी कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट से। अच्छा। तो काम कुछ भी करो, अगर आपका हेल्थ सही है तो बाकी सही है। नहीं तो 2, 4, 5 साल बाद जब आपका शरीर सही नहीं है ना आप जिंदगी का मजा ले सकते, ना आप खाने का मजा ले सकते, ना आप किसी चीज का मजा ही नहीं ले सकते, इंजॉय नहीं कर सकते। तो फायदा क्या उसका? है तो शरीर ना। तो बहुत से में दिखता था जो शाम को कहते थे ये जिंदगी है, जो पीते थे, अब पीते तो आज भी हैं, वो आज दवाई पीते हैं। तो उसे दारू पीते थे, बाकी चीज करते थे। तो क्या है कि सही चीज खाओगे तो सही चीज रहोगे। अब हम 40 में से आप मुझे 10 साल बाद मिलोगे, मैं इससे यंग मिलूंगा आपको, समझे ना? तो क्या है कि वो आपके उस पे है। अब मेरी एज से 40 है, 45 है, 39 है, 42 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बॉडी एज कितना, 14-15 साल, मैं उसको एंजॉय करता हूँ। तो जैसे कैफीन एडिक्शन हो जाता है या जरूरत, जैसे मुझे लगता है कि मैं बिना चाय के शायद ये इंटरव्यू से पहले मेरा दिमाग जागा नहीं रहेगा, ऐसे ये किस तरह से इसको कॉम्बैट कर सकते? देखो जी, वो क्या है कि कोई बीमारी है, बाकी चीज है ना 90% यहाँ पे होती है, 10% यहाँ पे होती है। तो आपने साइकोलॉजिकल ले रखा है। अगर आपको चाय पीने तो आप एक काम करो ना, हल्दी वाली टी रखा करो साथ में, वो पियो, दिमाग चलेगा। गुड़ जगरी वाली। तो अब बहुत से बोलते कि जी ये मंत्र बोलते ना, ये कर दिया, और ये दूसरी चीजें, शमशान की चीजें, तीसरी चीज। हम तो जी देखो भाग्य अलग किस्मत, देखो यहाँ है, मेहनत करो, वो मजबूर हो जाएगा देने के लिए। हार्ड वर्क के आगे सफलता जोड़ी खड़ी हो जाती है। जितना आप जाओगे छोटी छोटी चीजों में उतने वो करते रहोगे। मुझे बोले ये चीज करनी है, वो चीज करनी है, मैं वही करता हूँ। जिंदगी कौन देता है? माँ। जिंदगी? हाँ, जिंदगी कौन देता है? मम्मी, मतलब माँ से आते हैं। माँ को जिंदगी किसने दी है? माँ, उनकी माँ ने, उसकी माँ किसने? हाँ, भगवान की बात करें तो हाँ। और जिंदगी लेता कौन है? भगवान। तो बीच वालों से क्या डरना है? क्या घबराना है? क्या कुछ होना है? देता वो है, लेता वो है, तो बीच वालों क्या घबराना, क्या डरना है कि क्या एडिक्शन, क्या उसका, क्या नहीं, छोड़ो ना। आप बहुत अच्छे मोटिवेटर हैं। अंत में ये पूछूंगी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? बहुत से बोलते जैसे आप कैफीन ये सब पूछ रहे हैं, सारी चीज पूछ रहे हैं। एक डॉक्टर था परसों कह रहा था लीवर साइरोसिस ऐसे होता है। दूसरी चीज में डॉक्टर साहब आपको ही होगा। क्यों माँ, में स्पेलिंग ही नहीं आती, हमें कहाँ से होगा? तो जितना घुसोगे ना आप कैफीन में, जितना पढ़ोगे ना नई चीजें, उतनी आपको होंगी। नहीं, वो नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी। मैं तो अब 3 रसगुल्ले खा जाऊंगा, क्या होगा? थोड़ी सी भाग लूंगा, ताकत आ जाएगी। ये खाने से वो हो जाएगा, वो खाने से हो जाएगा। तो वो कहते कि खाना पीना जीने ना, के जीना खाना पीने लाना, तो उसका मीने खाना पीना मर जाता। तो भैया जीना और खाना पीना उतना होना चाहिए जितना जी जाए, फ्यूल हो जाए। और जीना उतना कि खाना पीना थोड़ा सा हो जाए, बस। ये थोड़ी कि भाई इसी पे रहो, उसी पे रहो, उसी पे रहो। ऑब्सेस नहीं होना किसी। हाँ, ऑब्सेस किस चीज से होना? जो खुश हो जाए तो आप खुश हो गए, दिल करे वो खा लिया, दिल करे तो सो लिया, दिल करे तो पानी पी लिया, दिल करे तो वो कर लिया। कहाँ इतना घबराना है? जी,
तो आपने बहुत मोटिवेट किया मैं दर्शकों को। अब अंत में ये पूछूंगी कि आपने यू डोंट सो मेनी हैट्स, आपने एक्टिंग भी कर ली, रेसलिंग, आप रियलिटी शो स्टार भी हैं और अब आप MMA में भी जा रहे हैं। नेक्स्ट क्या है संग्राम सिंह के जीवन में? क्या पॉलिटिक्स में भी कहीं आप सोच रहे कभी जाएंगे? क्योंकि जिस तरह से आप बोलते हैं मुझे लगता है आपके अंदर वो गुण भी है। देखिए क्या है, पहले पंच परमेश्वर होता था, जो बहुत समझदार इंसान होते थे ना, वो फैसला करता था गांव का, वो सबके कोई दिक्कत हो जाती थी निपटाते थे। आजकल क्या है, काफी समझदार इंसान है, जो बड़े इंसान है, जो देश चलाते हैं। मैं कहूँगा कि नेता का मतलब होता है जो ताने होता है, नेता ताने कहते हैं, बाप बेटे का नहीं होता, मगर क्या होता है, समझदार इंसान की जरूरत वहां भी है कि जो सही तरीके से समझाए, सही तरीके से वो करे। अब मेरे जैसा इंसान है जिसका अकाउंट या जिसकी बाकी चीजें सारी नॉर्मल हैं, मैं 1 रुपया वैसा वो लेता है, जब से होश संभाला है, जितनी एज हो रही है, मैं सारी चीज छोड़ता हुआ जा रहा हूँ। मैं कोई भी चीज ऐसे नहीं करता कि जो मतलब जो गलत चीज हो, मैं सारी चीजों को करने की कोशिश करता हूँ जो चीज सही हो, जो बेहतर हो। अब मुझे पता नहीं कि भैया कहाँ है राजनीति, कहाँ क्या कुछ है, मगर मेरा मानना ये है कि भाई मैं देश के लिए काम करूंगा तो राजनीति से दूर रह के काम कर सकता हूँ। अच्छा। अगर राजनीति में आ गया तो मैं एक पार्टी के साथ आ सकता हूँ, और एक पार्टी के साथ आओगे आप नॉर्मली करोगे, बाकी आगे भविष्य में क्या है, किसका क्या है मुझे पता नहीं, मगर मेरा मानना ये है कि भाई आप जहाँ पे भी जाओ, जहाँ पे मौका मिले अपना योगदान देते रहो। मैं चाहे कहीं पे भी हूँ, मैं वहाँ पे आप ऐसे बनिए कि लोग आपका इंतजार करें, ये नहीं कि भैया आपके जाने की सोचे कि कब आए, कब जाए, कब वो करे। जहाँ जाओ ना, हमारा जो राष्ट्रीय फूल है ना, उससे बहुत सीखो। वो कीचड़ में खिलता है और हरी को नतमस्तक होता है। तो आप कहीं रहो, बोलते जी मैं तो ठीक हूँ जी, मेरे आसपास का माहौल ऐसा है। गुलाब तो कांटों में ही खिलता है ना, गुलाब तो फिर भी उसकी सुंदरता कम थोड़ी होती है। तो राजनीति का इसका मुझे पता नहीं है, और मेरा मानना है कि मैंने जिंदगी में बहुत काम आजादी किए हैं। स्पोर्ट्स का पीक होता है ओलंपिक मेडल, लैक ऑफ फाइनेंस, लैक ऑफ गाइडेंस, लैक ऑफ सर्कमस्टांस, मैं कर नहीं पाया। अब मैं ढेर सारे बच्चों का जरिया बनता हूँ, जाते हैं कि भैया मैं जितवा तो जीतेंगे, देश के साथ साथ मेरा सपना पूरा होगा। जहाँ पे भी हो अपना योगदान देते चलो, और आपका योगदान सकारात्मक होना चाहिए, मेक श्योर। आप मानते जो आजकल जैसे विनेश ने ज्वाइन किया, उधर जैसे क्रिकेटर है रविंद्र जडेजा, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, तो बहुत वैसी बातें होती हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग, एक टैग जुड़ जाता है कि ये देश के हम स्टार्स हैं। आपको लगता है सही है जाना एथलीट्स का, पार्टी? देखिए एथलीट का जाना गलत नहीं है, मगर वो जाके क्या करते हैं वो फिर देखा जाता है। अगर वो अपना दायित्व सही निभाते तो ठीक है, अगर वो अपने फायदे के लिए फिर किसी को इस्तेमाल करके जाते हैं या उसका सही उपयोग नहीं करते, फिर गलत है। मैं कहता हूँ खिलाड़ी के कोई नहीं जाना चाहिए, खिलाड़ी भी तो इंसान ही है। वो जा सकता है, मगर जाके योगदान क्या करता है वो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप वो गिद्ध बन जाओ, बड़े से के ऊपर भी हो तो कि मांस ही नोचो, किसी का सिर नोचो। वो छोटा सा स्वाति नक्षत्र का पक्षी होता है, सबसे छोटा होता है, वो जो मुंह खोलता है ना तो इसलिए खोलता है, कोई बूंद गिरी ना तो मोती बन जाएगी। तो हमारी सोच गिद्ध वाले नहीं होनी चाहिए कि वहां पे गए, तो हमारी सोच वो होनी चाहिए कि भैया हमें कुछ देना है, हमें कुछ लेना नहीं है। जो कई कहते थे कि भैया मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार हूं, और एक हमेशा हम्बल रहो। देखो जिसके जहाज चलते थे ना, आज उनके पास पासपोर्ट नहीं है। तो जिंदगी वही है, इसलिए हम्बल रहो। और कई नेता थे जिनसे परिचित भी, जो कहते थे मेरे से ईमानदार कोई है ही नहीं। आजकल देश 2 जगह से चल रहा है, या तिहाड़ से या अहमदाबाद से। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी क्या है कि मैं तो बहुत देशभक्त हूँ जी। राजनीति का इसका मुझे कुछ पता नहीं कि मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है। मैं बड़ी बात कर दूं, प्रवचन दे दूं, मगर मैं जो भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहा हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, या मैं कहाँ पे रह रहा हूँ, या कहाँ जा रहा हूँ। बस आई एम एंजॉयिंग एवरीथिंग, आई बिलीव इन दिस। और हमने भी बहुत एंजॉय किया आपके साथ ये गुफ्तगू। थैंक यू सो मच। बेबाकी से हमेशा आप बात करते हैं और आज भी किया, और हमारे दर्शकों को भी काफ़ी ज़्यादा आज मुझे लगता है काफ़ी इंसाइट्स, काफ़ी स्पिरिचुअल ज्ञान भी, फिटनेस का ज्ञान भी, करियर, सब कुछ कवर कर दिया है। थैंक यू सो मच संग्राम जी, और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं आपकी MMA फाइट के लिए। धन्यवाद रिपब्लिक टीवी से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। और अर्नव जी को मेरी नमस्ते बोलना। जी बिल्कुल, बोलना, उनको बहुत मिस करते हैं।